राजेश कुमार है। कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। जो 2021 है वो हमारे जीवन का, आप सबके जीवन का एक ऐसा वर्ष बने जिसमें आपने जो भी आपके अपने सपने हों वो सारे सपने साकार हो जाएं। अगर आपको नौकरियों की तलाश है तो आपके वो सपने नौकरी आपको मिल जाए। इन्हीं कामनाओं के साथ में एक बार फिर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली कुछ क्लासेस में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास पर चर्चा कर रहे थे। इस क्रम में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट 1793 का, चार्टर एक्ट और फिर उसके बाद में 1813 के चार्टर एक्ट पर चर्चा कर ली थी। अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं की हैं तो क्लास के पिछले वीडियोस में जाएं और वहां से आप ये दोनों क्लासें करने के बाद में अगर इस क्लास को देखते हैं तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। चलिए आज हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट की चर्चा शुरू करते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट से पहले भी भारत में कुछ महत्वपूर्ण जो है कानून आए। जैसे आपका 1814 का एक कानून आया, फिर 1823 में आया और फिर 1829 में आया। लेकिन उन सारे कानूनों में वो सारे सुधार देखने को कहे कि वो पर्याप्त नहीं थे। फिर उसके बाद में 1833 में एक और चार्टर आता है या एक और कानून आता है जो आगे इसमें कौन कौन से बिंदु हैं इनको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले तो इस चार्टर में देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि जो भी आपको चार्टर या जो भी अधिनियम आपको पढ़ा रहा हूं उसके पॉइंट वाइज आपको सारी चीजें बता दूं, जिससे आप अगर नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आप घर पर इसके माध्यम से नोट्स तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो 1833 के चार्टर एक्ट में हमें समझ में आता है कि कंपनी के शासन को, यानी जो कंपनी का कार्य करने का जो अधिकार है, कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। सबसे पहली बात, कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम बात कहें, चूंकि अभी हमने आपको बताया कि जो अब भारत में बंगाल से लेकर के अब हमारे भारत में अंग्रेज या कंपनियों के विस्तार, जो उनकी शक्तियां थी, जो उनकी सीमाएं थी या जो उनका कार्यक्षेत्र था, ये लगातार विस्तारित हो रहा था। इन सब चीजों को संभालने के लिए अब सारे प्रांतों में इनका किस तरह से सामंजस्य बैठाया जाए, इसलिए अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसकी पोस्ट को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। और या इस तरह से कहें कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरे बिंदु में हम लोग इस चीज की चर्चा करेंगे। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, वर्तमान में जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इस गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा पॉइंट सबको क्लियर हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये जो पूरे भारत का जो अब नया गवर्नर जनरल होगा, कभी कभी परीक्षाओं में आपसे पूछ लेता है कि ये जो पूरे भारत का नया गवर्नर जनरल है इसका नाम क्या है। तो जो अब नए गवर्नर जनरल बनेंगे भारत के पहले गवर्नर जनरल, इनका नाम है विलियम बेंटिक। आप ये क्वेश्चंस जो आपसे सीधे सीधे पूछ लेता है पेपर में, वनडे एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। एक बात यहां से आपको और समझनी चाहिए, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का यानी पूरे भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि अब भारत का या
जो ये जिन क्षेत्रों में कंपनी का अधिकार क्षेत्र जो था भारत में, उसको बढ़ा करके कहीं ना कहीं केंद्रीकरण कर दिया जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बार आपसे यूपीएससी में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एक्ट आया है जिस एक्ट में पहली बार भारतीय व्यवस्था का केंद्रीकरण किया जाता है, तो वो आपका 1833 का चार्टर है, क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अगले विषय पर हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे की चर्चा करते हैं। नंबर 3, हमने आपको पिछले एक्ट्स में बताया है कि गवर्नर जनरल और उसके पास में एक परिषद होती थी। हमने इसके पहले चर्चा की, गवर्नर जनरल और उसके पास में एक परिषद। हमने बताया कि उसके परिषद में अभी सदस्य कितने, 3। उसके परिषद में सदस्य कितने, 3। अब यहां पर एक सदस्य ऐड किया जाएगा, एक सदस्य ऐड किया जाएगा, और इस सदस्य को जब ऐड किया जाएगा इसकी अपनी स्पेशलिटी होगी, इसकी अपनी एक विशिष्टता होगी कि यह विधि सदस्य होगा, यानी विधि का जानकार होगा। ये जो चौथा सदस्य अभी ऐड किया जा रहा है, यह सदस्य विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में हिस्सा लेगा। लेकिन यहां पर एक बात और आप समझिए कि जो ये विधि सदस्य है, ये गवर्नर जनरल की परिषद में हिस्सा तो जरूर ले रहा है, लेकिन कहां तक, सिर्फ बैठक करने तक, सिर्फ उसकी परिषद की बैठकों में हिस्सा बनने तक। मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार इसे नहीं दिया जाता है, यानी किसी भी विधि बनाने पर अगर इसके मतदान का अधिकार विधि सदस्य के पास नहीं होता है। परिषद का हिस्सा जरूर बन गया, चौथा सदस्य ऐड जरूर कर दिया गया, लेकिन इसको मतदान करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ बैठक में हिस्सा लेने का इसको अधिकार दिया गया। तीनों पॉइंट्स पर एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं। 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकारों को बढ़ा दिया गया। दूसरा पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और वो व्यक्ति कौन था, विलियम बेंटिक। तीसरे पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो गवर्नर जनरल की परिषद में जो 3 सदस्य थे, इन 3 सदस्यों को के साथ एक और सदस्य ऐड कर दिया गया जो विधि सदस्य के रूप में काम करेगा। उसका काम सिर्फ बैठक में हिस्सा लेना है, मतदान नहीं करेगा, किसी भी विधि पर मतदान नहीं करेगा। इतनी बात सभी को समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य जोड़ दिया गया गवर्नर जनरल की परिषद में। अगला पॉइंट जो हमारा है, हमने आपको 1813 के चार्टर एक्ट में बताया था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। लेकिन हमने उसमें एक चीज आपको और बताई थी कि उसमें चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ये दोनों व्यापारों पर या ये दोनों तरह के व्यापारों पर कंपनी के एकाधिकार को अभी बनाए रखा था। इस 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर भी कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। यानी चाय का जो व्यापार है और चीन के साथ जो व्यापार है, इन दोनों पर कंपनी के एकाधिकार को, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर जो कंपनी का एकाधिकार है, उसको भी क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। चौथा पॉइंट हो गया इस अधिनियम के अंदर या इस चार्टर के अंदर। आते हैं इसके लिए पांचवें पॉइंट पर अगर हम बात करें, 1833 के चार्टर एक्ट में पांचवें पॉइंट पर अगर हम बात करें तो
अभी हमने बताया कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। विधि सदस्य के साथ साथ गवर्नर जनरल जो उस समय थे विलियम बेंटिक, इन्होंने कहा कि हम एक विधि आयोग का गठन करेंगे। इन्होंने एक विधि आयोग का गठन कर दिया। कौन से अधिनियम के अंतर्गत? चार्टर एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत 5वां पॉइंट, विधि अधिनियम का क्या हो जाता है? विधि आयोग का गठन हो जाता है। और इस विधि आयोग के जो सबसे पहले अध्यक्ष होते हैं उनका नाम है लॉर्ड मैकाले। आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष का नाम है लॉर्ड मैकाले। इतनी बात सभी को समझ आ गई? हमने अब तक 1833 के चार्टर में 5 बिंदुओं पर स्पेशल चर्चा की है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको भी आप देख सकते हो। छठा पॉइंट आपका यह हो सकता था, जो कंपनी के अधिकारी हैं इनका जब चयन किया जाता था, कंपनी के अधिकारियों का जब चयन किया जाता था, तब उनकी मूल वंश, उनका जन्म स्थान या उनके रंग, इस तरह के भेदभावों को भी जो है कहीं ना कहीं वरीयता दी जाती थी। इस एक्ट के माध्यम से इन सब चीजों को भी क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो बारी बारी से समझते हैं। धर्म, ठीक है, जन्म स्थान, मूल वंश और रंग, इनके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ये बात कहां कह दी गई? 1833 के चार्टर एक्ट में। तो 1833 के चार्टर एक्ट में ये कुछ 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। इन पर आप लोग विशेष तौर पर नजर बनाए रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में फिर ये कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि कंपनी के जो अधिकार थे वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए थे। तो 33 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 53। तो अगला चार्टर कब आएगा? 1853। अगला हेडिंग आप डाल सकते हो 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई जिन पर हम लोग बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। हमने कहा गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की एक अपनी परिषद है। गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की अपनी एक परिषद, एक सदस्य है, लेकिन इस सदस्य को सिर्फ बैठक का हिस्सा, जो कैसा सदस्य है, ने अभी आपको बताया विधि सदस्य है, लेकिन इस सदस्य को सिर्फ इनकी बैठक का हिस्सा बनाया गया, मतदान का हिस्सा नहीं बनाया गया। गवर्नर जनरल उनकी परिषद के 4 सदस्य, जिसमें एक सदस्य जो विधि सदस्य है, इसको मतदान का हिस्सा इसको नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद में इसको हम अगर समझें, 1833 में ये चीज थी जो हम आपको बता रहे हैं, ये 1833 की चीजें हैं। अब इसको जरा समझिएगा कि जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है, जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है, इसी का काम है विधि निर्माण करना, विधि का निर्माण, विधियां बनाना, और साथ साथ में प्रशासनिक कार्यों पर भी, प्रशासनिक कार्यों को भी करना। जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है, इसी का काम है विधि बनाना और प्रशासनिक कार्यों को भी करना। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में इनको पृथक कर दिया जाता है, यानी इनको अलग अलग कर दिया जाता है। कहा गया कि विधि निर्माण का कार्य, विधि निर्माण का कार्य करने के लिए एक अलग से परिषद बना दी जाती है, और उस परिषद का नाम होता है विधान परिषद। इस परिषद का नाम होता है विधान परिषद, और इस परिषद का काम होता है सिर्फ विधियों के निर्माण करना। इस परिषद में आपसे कभी कभी पूछ लेता है सदस्य कितने थे, तो ये जो नई विधान परिषद का गठन होता है, इस नई विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है भैया? 12। ठीक। अब एक बात जरा गौर करिएगा, यानी अब जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है, अब तक दोनों काम कर रही थी, विधि का निर्माण भी कर रही थी, प्रशासनिक कार्य भी कर रही थी, लेकिन अब विधि के निर्माण के लिए एक अलग परिषद बना दी गई जिसका नाम दे दिया गया विधान परिषद, और इस विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। जो भी विधियां बनाएगी विधान परिषद, जो भी विधियां विधान परिषद बनाएगी,
जरूरी नहीं है कि इन विधियों को गवर्नर जनरल मान्यता प्रदान कर दे। गवर्नर जनरल चाहे तो इनकी विधियों को रिजेक्ट भी कर सकता है। जो यहां पर विधियां बनी वो इनको रिजेक्ट कर सकता है। यानी गवर्नर जनरल के पास में, गवर्नर जनरल के पास में ये वीटो है कि इनकी विधियों को चाहे तो माने, इनके द्वारा बनाई यानी विधान परिषद में जो विधियां बनेंगी वो चाहे माने या फिर इसको रिजेक्ट कर दे। ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट, इसके बाद में जो अभी विधि सदस्य है, जरा इसको समझिएगा। इसी डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसी चित्र में आप देख सकते हैं। गवर्नर जनरल है, इसके परिषद है, परिषद में 3 इसके सदस्य हैं और एक औपचारिक सदस्य है जो विधि सदस्य है। इस विधि सदस्य को 1853 के, इस विधि सदस्य को 1853 के अधिनियम, ये चार्टर एक्ट के माध्यम से अब पूर्णतः सदस्य बना दिया जाता है। इस विधि सदस्य को 1853 के चार्टर से, विधि सदस्य को 1853 के चार्टर से पूर्ण सदस्य बना दिया जाता है। पूर्ण सदस्य बना दिया जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरा समझे रहिएगा कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक अलग से सदस्य ऐड किया गया था 1833 में, जिसका नाम था विधि सदस्य। और इस विधि सदस्य को अभी सिर्फ बैठक में हिस्सा लेने का अधिकार था, मतदान का अधिकार नहीं था। 1853 में इसके अधिकार क्षेत्र को, विधि सदस्य के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा देते हैं और इसको गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना देते हैं। इसको गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना देते हैं। इतनी बात सभी को समझ आ गई। अगले बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए 1853 के चार्टर एक्ट में जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन। यानी अब जो भी कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्तियां होंगी, जो भर्तियां होंगी, उनमें ये भी शामिल किया गया, प्रतियोगी परीक्षाओं को भी शामिल किया गया। इतनी बातें क्लियर होगी। एक चलते चलते इसमें लास्ट बात और कर लेते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट में हमने आपको सबसे पहले बताया था, जब आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ और उसके बाद में जब वो आती है इधर व्यापार करने के लिए, तब उसके निदेशक मंडल में, निदेशक मंडल में, तब इसके निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या हुआ करती थी 24। तब इसके निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या हुआ करती थी 24, जो कि 1853 के चार्टर एक्ट में घटा करके 18 कर दी गई, जो कि घटा करके 1853 के चार्टर में 24 से घटा के कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। जिसमें भी ब्रिटिश क्राउन को यह अधिकार होगा, जिसमें ब्रिटिश क्राउन को अधिकार होगा कि वो अपने 6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, अपने 6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इतनी बात सभी को समझ आ गई। तो आज हम लोगों ने जो चर्चा किया वो 1833 का चार्टर एक्ट किया, फिर उसके बाद में जो हमने चर्चा की वो 1853 के चार्टर एक्ट में करते। अब ये एक्ट आगे 20 साल तक जाता तो, लेकिन उससे पहले ये आगे 20 साल तक जाए, उससे पहले 1857, आप सबने सुन रखा होगा, 1857 जब हमने क्लास की शुरुआत की थी, जब हम आपको राज्य व्यवस्था भारत के संवैधानिक विकास पर शुरुआत कर रहे थे, तो हमने आपको 2 टर्म्स में बताया था, कंपनी का शासन और फिर क्राउन का शासन। तो 1857 की क्रांति से पहले, 1857 की क्रांति से पहले कौन शासन कर रहा था? कंपनी। अब 1857 की क्रांति के बाद अब कौन शासन करेगा? क्राउन। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्रांति। हम लोग इतिहास में 1857 की क्रांति के बारे में और बेहतर पढ़ेंगे। बस खाली इसकी मैं कुछ बातें कर लेता हूं। 10 मई 1857 को ये मेरठ में शुरू होती है। फिर मेरठ से शुरू होने के बाद में अवध क्षेत्र और उत्तर भारत में ये क्रांति जो है कहीं ना कहीं पहले सैन्य विरोध के रूप में शुरू होती है और फिर बाद में अंग्रेजों के खिलाफ रोष के रूप में और बड़ी हो जाती है। फिर बाद में जाकर के ये धीमे धीमे करके अपने आप से
कम हो जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा विरोध था अंग्रेजों के विरुद्ध, जो कि 1857 की क्रांति के रूप में हम लोग देखे हैं। अच्छा, एक डेट आपको और मैं इसके पहले बता देता हूं। 1757 की एक कौन सी ऐसी डेट थी जो बहुत महत्वपूर्ण है? 1757 में आप लोगों को एक डेट आप पढ़े होंगे, प्लासी का युद्ध। पेपर में बहुत पूछा जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि प्लासी का युद्ध 1757 में किस डेट में हुआ था। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली क्लास में हम लोग क्रांति के बारे में, और फिर उसके बाद में जब क्राउन शासन करेगा, क्राउन के शासन करने पर 1858 का जो अधिनियम आएगा, उसके बाद में 1861 का जो अधिनियम आएगा, ये जो वारी वारी से आगे के अधिनियम होंगे उन पर हम लोग चर्चा करेंगे।